नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये है 2020 की, जब चाइना काफी अग्रेसिव हो चुका था एलएसी पे। और ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये है एलएसी बॉर्डर की ही और चाइना के ही ट्रूप्स की है। लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरह से चाइनीज सोल्जर जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने घर वापस जा रहे हैं। ये सिचुएशन कहां से कहां तक आ गई, ये तो हमने आपने देख लिया। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, चाइना ने ये सब कुछ किया क्यों, चाइना को इससे मिला क्या, चाइना क्यों इतना मजबूर हो गया कि उसे अपने पोस्ट को छोड़ के भागना पड़ा, भारत ने बिना लड़े किस तरीके से चाइना को भगाने में सक्सेसफुल हुआ इंडिया, ये भी काफी पॉइंट वाली बात है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में वन बाय वन। तो सबसे पहले पॉइंट की शुरुआत करते हैं कि चाइना ने एक्चुअल में किया क्या। तो मैं ब्रीफ में अगर बताऊं तो सबसे पहले न्यूज आती है 5 मई 2020 के दिन, जिस दिन ये न्यूज आती है कि चाइना ने कुछ जगहों को कैप्चर कर लिया है जो कि इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। और उसके बाद ये न्यूज अलग अलग जगहों पे धीरे धीरे अलग अलग लोकेशंस को लेके आने लगी कि चाइना ने यहां कैप्चर किया है, यहां कैप्चर किया है। और फिर ये सिचुएशन कुछ उस तरह की धीरे धीरे दिखने लगी जैसे कि कभी कारगिल में हुआ था, जहां पे पाकिस्तान के कुछ ट्रूप्स ने ऐसी जगहों को कैप्चर कर लिया था जहां पे इंडिया की परमानेंट पोस्ट नहीं होती है। वैसे ही चाइना ने भी ऐसी जगहों को कैप्चर कर लिया था जहां पे इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग तो करती थी लेकिन वहां पे कोई परमानेंट बेस नहीं था। तो ऐसी जगहों को चाइना ने मौका पाते ही कैप्चर कर लिया। इसके बाद जो सेकंड बड़ी अपडेटेड न्यूज आती है वो आती है 15 और 16 जून के दिन, जब आपको पता चलता है कि गलवान वैली में एक घटना हुई है जिसमें कि भारत के लगभग 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और चाइना के भी 43 से 50 सैनिक मारे गए। ऐसा अमेरिका और रशिया के द्वारा क्लेम किया गया है और इंडिया के भी द्वारा काफी सिमिलर क्लेम है, लेकिन चाइना ने कुछ अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कभी करेगा चाइना। गलवान वैली की ये जो घटना हुई थी, ये घटना अपने आप नहीं हो गई थी, बल्कि ये एक ऑपरेशन के तहत हुई थी, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी के कुछ जवानों को, जो 16 बिहार रेजिमेंट के लोग थे, उन्हें गलवान वैली में जाके चीन के पोस्ट के सामने ही अपना एक पोस्ट बनाना था, अपना एक एस्टेब्लिशमेंट बनाना था जिसके थ्रू चीन के सैनिकों पे निगाह रखी जाए। और उसी वक्त ये झड़प हुई थी जिसमें कि ये दुखद घटना हुई। इसके बाद आता है इस पूरे ही इंसिडेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो कि होता है 29 अगस्त के दिन। 29 और 30 अगस्त की रात में भारतीय सेना के जवानों ने एक बड़ा ही अनोखा काम करते हुए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कैप्चर कर लिया, जो कि स्पांगुर गैप, स्पांगुर सो और पैंगोंग सो के पास थे। और ये सारे वो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थे जिन पे पहुंचने के बाद जो एडवांटेज पहले चाइना ने उठाया था, वो एडवांटेज अब इंडिया के पास हो गया। और इंडिया के पास डबल एडवांटेज इसलिए हो गया था क्योंकि इन हाइट्स को कैप्चर करने के बाद इंडिया ने न ही सिर्फ किसी ऐसी जगह को कैप्चर किया जहां पे इंडिया नहीं था पहले, बल्कि ये ऐसी जगह थी जहां से चीन का जो परमानेंट मोल्डो पोस्ट है वो बिल्कुल क्लियरली दिखता है। और ऐसी ऊंचाइयों पे भारतीय जवान बैठे हुए थे। बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, पर उसको सक्सेसफुल करते हुए इन सारे हाइट्स को कैप्चर किया गया। और इस बड़े हाइट कैप्चरिंग वाले इंसिडेंट के बाद ही ऐसी न्यूज आई कि 30 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में इंडिया और चाइना दोनों ही सेनाओं के बीच में लगभग 45 इयर्स के बाद फायरिंग हुई है एलएसी पे। इससे पहले कभी फायरिंग नहीं हुई थी। हालांकि ये जो फायरिंग थी, ये सिर्फ एक वार्निंग फायरिंग थी, जिसके थ्रू दोनों ही देशों के सैनिकों ने फायरिंग हवा में की थी, एक दूसरे को वार्निंग देते हुए। कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फायरिंग हुई एलएसी पे 45 इयर्स बाद। ये काफी ज्यादा क्रूशियल इंसिडेंट था, काफी ज्यादा क्रूशियल पड़ाव था। लेकिन फिर दोनों ही देशों को ये समझ में आया, और इंडिया ने तो वैसे भी कभी इनिशिएट नहीं किया था, तो चाइना को स्पेशली ये समझ में आया कि लड़ाई से ये मसला नहीं सुलझ सकता। और फिर शुरू होता है बातचीत का दौर, और ये बातचीत जाके थमती है 24 जनवरी 2021 के दिन, जब 9th राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल की टॉक्स होती है इंडिया और चाइना के बीच में। और उसके बाद 10 फरवरी को ऐसी न्यूज आती है कि पैंगोंग सो में डिसएंगेजमेंट होने वाला है, और ये डिसएंगेजमेंट स्टेटस क्वो को मेंटेन करेगा, जो कि लगभग जनवरी 2020 के हिसाब से था, जिसके तहत इंडिया और चाइना दोनों ही देशों की सेनाएं अपने पुराने बेसिस पे जाएंगी, जहां पे वो 2020 की शुरुआत में थी। और इस स्टेटस क्वो के दौरान ही आपको ये तस्वीर देखने को मिलती है जिसमें चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनका बोरिया बिस्तरा बंध के वो वापस अपने
पुराने बेसिस की ओर जा रहे हैं, जो कि अगर आप बात करते हैं नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो पे, तो वो बेस है उनका फिंगर 8 के पास चाइना पहले था और अभी वो वहीं पे जा रहा है। और अगर इंडिया की आप बात करते हैं तो इंडिया फिंगर 4 तक आ चुका था और इंडिया का जो परमानेंट बेस है वो फिंगर 3 पे है। तो इंडिया के लिए एक ही फिंगर का डिस्टेंस कम हुआ, फिंगर 4 से फिंगर 3 पे आ गया। लेकिन चाइना के लिए अगर आप देखते हैं तो चाइना फिंगर 4 से फिंगर 8 तक गया, तो चाइना बहुत आगे आ चुका था। चाइना ने इवन फिंगर 5 पे हेलीपैड तक बना लिया था। इतना ज्यादा आप समझ सकते हैं क्रूशियल तरीके से चाइना ने पूरा सोच लिया था कि अब इस जगह से कभी हटना ही नहीं है, इसलिए चाइना ने वहां पे हेलीपैड बनाया। पर उसको छोड़ के अब चाइना जा रहा है। ये चाइना के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं है, क्योंकि ये तो मैं आपको डैम श्योर तरीके से बता सकता हूं कि यहां पे अगर इंडिया नहीं होता, अगर कोई और देश होता, चाहे वो फिलीपींस होता या ताइवान होता या इस तरीके के कोई और देश होते, तो चाइना जो कब्जा कर चुका था वो कब्जे पे ही रहता, वो कभी पीछे नहीं जाता। लेकिन ये इंडिया और इंडियन आर्मी का कमाल था, जिसने कि उन स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर करके चाइना को मजबूर कर दिया कि अगर आप पीछे नहीं जाएंगे तो आपको इसका भुगतान भरना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन आर्मी के लोग काफी ज्यादा अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गए थे, जहां से वो चाइना के लोगों को डोमिनेट कर सकते थे। तो छोटी लड़ाई होती तो चीन को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता, बड़ी लड़ाई होती तो इंडिया को भी नुकसान होता और चाइना को भी इक्वली नुकसान होता। दोनों ही देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती कुछ सालों के लिए, जो कि चाइना भी ऑब्वियस है नहीं अफोर्ड कर सकता और ना ही इंडिया कर सकता था। तो चाइना ने भी बड़ी वॉर के लिए चाइना तैयार नहीं था। छोटी वॉर चाइना को पता था अगर वो लड़ता तो इंडिया उस पर भारी पड़ सकता था। इसलिए बेहतर यही रहा कि चाइना ने सोचा अभी पीछे पैर खींच ही लेते हैं फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए। और इंडिया ने अगर अपना पोस्चर इतना अग्रेसिव नहीं बनाया होता, चाहे वो गलवान वैली वाली घटना को लेके आप कह सकते हैं, या फिर 29-30 अगस्त की रात में जो इंडिया ने कैप्चर किया कुछ हाइट्स को, उसको लेके आप कह सकते हैं, या फिर इंडिया की जनता में जो एंटी चाइना सेंटीमेंट था उसको आप लेके कहिए, या फिर आप जो चाइनीज एप्स बैन किए गए थे और बाकी भी एंटी चाइना चीजें हो रही थी इंडिया में, उनको लेके कहिए। हर तरीके से इंडिया काफी अग्रेसिव दिख रहा था। इतने सारे क्लैशेस के बावजूद भी इंडिया ने अपना कोई भी बॉर्डर प्रोजेक्ट रोका नहीं था, चाहे वो कोई सड़क का निर्माण हो बॉर्डर एरिया में या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। इवन उसकी स्पीड को इंडिया ने और तेज कर दिया था। तो इसकी वजह से चाइना समझ चुका था कि यहां पे वापस जाने में ही फिलहाल भलाई है। और इसमें सबसे ज्यादा की रोल मैंने आपको बताया 29 और 30 अगस्त की रात की कहानी का था, जिसमें इंडिया ने स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर करके चाइना को कमजोर कर दिया था। पर यह पूरा इंसिडेंट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक सबक लेके आता है कि हमें चाइना पे भरोसा नहीं करना है, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। और हमें हमेशा इस तरह की तैयारी रखनी है कि चाइना दोबारा कभी फिंगर 8 से फिंगर 4 तक ना आ पाए। और फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का जो एरिया है ये फिलहाल के तौर पे एक बफर जोन बन गया है, जहां पे ना ही इंडिया पेट्रोलिंग करेगा ना ही चाइना पेट्रोलिंग करेगा। ये एरिया है किसका? तो इंडिया के अकॉर्डिंग ये एरिया इंडिया का है, चाइना के अकॉर्डिंग ये एरिया चाइना का है। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले इस एरिया पे किसी का परमानेंट कब्जा नहीं था, ना ही इंडिया का ना ही चाइना का। दोनों ही देश इस पे पेट्रोलिंग करते थे और अपना अपना क्लेम करते हैं। लेकिन इस तरीके से यूनिलेटरली चाइना ने इस पे जो कब्जे की कोशिश की, उसको भारत ने पूरी तरीके से बर्खास्त करके चाइना को पीछे ढकेलने में भारत सक्सेसफुल हुआ। ये हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। आगे इन चीजों में जो अपडेट होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी लोगों तक भारत की ये शौर्य गाथा पहुंच सके। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।